हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है तो वहाँ पे क्या ट्रेडमिल टेस्ट या एक्सरसाइज टेस्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें उससे पता चलेगी, क्या उसका रोल है, आज डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ट्रेडमिल टेस्ट को लोग सिर्फ ब्लॉकेज जानने के लिए करते हैं। ज़्यादातर लोग को ये लगता है कि सिर्फ वो ब्लॉकेज जानने के लिए उसका इंपॉर्टेंस है। हार्ट अटैक के टाइम वह वैसे मना होता है, क्योंकि हार्ट अटैक जब बड़ा आता है तो वहाँ ट्रेडमिल को करना डेंजरस हो सकता है। लेकिन क्या इस तरह के सर्कमस्टांसेस में भी ट्रेडमिल करने से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और क्यों इस तरह के पेशेंट में भी कई बार आपको ट्रेडमिल करने से फ़ायदा मिलेगा, चाहे तुरंत नहीं तो थोड़े टाइम के बाद। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, पूरा देखें। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनको ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में बताया तो जाता है, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडमिल टेस्ट ज़रूरी है या नहीं, करना चाहिए या नहीं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हार्ट अटैक पेशेंट्स में ट्रेडमिल टेस्ट का क्या रोल है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा, जब अक्यूट हार्ट अटैक आता है, बड़ा हार्ट अटैक आता है, और अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव है जो कि कार्डियक एंजाइम है जो दर्शाता है कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं, और अगर फ्रेश इसी चेंजेस है हार्ट अटैक में, तो वैसे पेशेंट में हम ट्रेडमिल यूज़ नहीं करते, क्योंकि वैसे केस में ट्रेडमिल डेंजरस होता है। ट्रेडमिल अगर वैसे केस में हम हार्ट को स्ट्रेस आउट करते हैं और हार्ट में ऑलरेडी अटैक आया है तो उस टाइम पे थोड़ा रिस्क हो सकता है। एटलीस्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट होने से पहले। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद या 4-5 दिन के बाद आप करोगे तो उतना रिस्क नहीं है, पर अगर ट्रीटमेंट होने से पहले आप करते हो और ब्लॉकेज है और हार्ट अटैक आया है, फ्रेश ब्लॉकेज है, तो वो डेंजरस हो सकता है, पेशेंट की जान का खतरा हो सकता है। तो फ्रेश हार्ट अटैक में जहाँ अगर पेशेंट को क्रिटिकल ब्लॉकेज है बिना ट्रीट किया हुआ, तो वहाँ पे ट्रेडमिल अवॉइड करिए। ट्रेडमिल आप कब कर सकते हो? जब प्लास्टी हो चुकी है और आपको डिस्चार्ज से पहले या डिस्चार्ज के बाद ये असेस करना है कि ये पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो वाकई हार्ट रिलेटेड है या कुछ और कारण से, या आपको ये देखना है पेशेंट की फंक्शनल कैपेसिटी कि एक्सरसाइज करने की पेशेंट में कितनी कैपेसिटी है, जिससे कि आप पेशेंट का रिहैबिलिटेशन वगैरह डिसाइड कर सकें। मान लीजिए पेशेंट की अगर एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है तो आप उसको कम उस तरह के टास्क दोगे। अगर एक्सरसाइज कैपेसिटी ऑलरेडी अच्छी है तो फिर आप उसको ज़्यादा अग्रेसिव रिहैबिलिटेशन कर सकते हो, ज़्यादा टफ टास्क दे सकते हो, ज़्यादा स्पीड में चलने को बोल सकते हो, ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज करने को बोल सकते हो। तो पेशेंट का डिस्चार्ज के बाद उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी जाँचने के लिए ट्रेडमिल का प्रयोग किया जाता है। ट्रेडमिल से हमें ये पता चलेगा कि उसको ओवरऑल स्टेमिना कैसा है, और आगे के लिए हमको उसके लिए क्या प्लान करना है। उसके लिए हमको अगर जो एक्टिविटी प्लान करनी है, जो एक्सरसाइज प्लान करनी है, या जो रिहैबिलिटेशन प्लान करना है, वो कितना अग्रेसिव होगा, कितना टाइम में हमको उसको रिहैबिलिटेट करना है, और कितने टाइम में हम टारगेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको ट्रेडमिल से पता चलेगी, जिससे कि हमको मेडिसिन वगैरह टाइट्रेट करने में मदद मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्टैमिना बहुत कम है, उसको चलने में बहुत सांस फूल रही है हार्ट अटैक के बाद, तो इसका मतलब वो हार्ट फेलियर में है और हमको उसको हार्ट फेलियर की मेडिसिन देनी पड़ेगी, ज़्यादा अग्रेसिव देनी पड़ेगी। जितना लो स्टैमिना है और जितना ज़्यादा सांस फूल रही है उतना ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीट करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का एफर्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा है और उसकी स्टैमिना बिल्कुल अच्छी है और उसको हार्ट फेलियर के कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, 10 मिनट तक भी वो ट्रेडमिल में चल ले रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वैसे में हमको उतना अग्रेसिव हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बाकी दवाओं से काम चलाया जा सकता है। तो क्या दवाइयाँ देनी है पेशेंट को, ये भी डिसाइड करने में मदद मिल सकती है। कितना अग्रेसिव हार्ट फेलियर थेरेपी देना है, ये भी डिसाइड करने में मदद मिल सकता है। हालांकि इस मामले में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इको से भी मिलती है, पर इको सिर्फ हमें ये बताता है कि स्ट्रक्चरली हार्ट की कंडीशन कैसी है, यानी ओवरऑल पंप क्षमता कितना है, वैल्व का कंडीशन कैसा है। लेकिन हमको बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल में स्टैमिना कैसा है वो कई बार ट्रेडमिल में ही ज़्यादा पता चलता है। ऐसा हो सकता है कि दो व्यक्ति हो जिनका इको में पंप फंक्शन सेम हो, यानी 35% एक का है, 35% दूसरे का है, लेकिन एक का स्टैमिना बहुत अच्छा और एक का बहुत ख़राब हो, एक का एफर्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा और दूसरे का बहुत ख़राब हो। ऑब्वियसली इससे ये भी पता करने में मदद मिलती है कि जिसका स्टैमिना ज़्यादा अच्छा है, जिसका एफर्ट टॉलरेंस ज़्यादा अच्छा है, यदि वो अपना स्टैमिना कंटिन्यू रखता है और चीज़ों को मेंटेन रखता है तो उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। जिसका स्टैमिना कम है, जिसका स्टैमिना ख़राब है, जो चल नहीं पा रहा है, वो अगर इम्प्रूवाइज नहीं करता है तो उसके लॉन्ग टर्म मृत्यु के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए सेम पंप फंक्शन वाले पेशेंट्स में भी यदि ट्रेडमिल में अलग अलग परफॉर्मेंस आ रहा है तो उससे हम लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को हमने एंजियोप्लास्टी करी, ट्रीटमेंट करा, उसके बाद यदि उसको पेशेंट को दर्द हो रहा है तो वो दर्द हार्ट से संबंधित है या नहीं, वो जानने के लिए भी ट्रेडमिल मदद कर सकता है।
हालांकि स्टेंट रिलेटेड जो इमीडिएट चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर पहले 4-5 महीने में होते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट नॉर्मली अगर बिना सिम्टम का पेशेंट हो तो हम 6-7 महीने के बाद ही करते हैं, ये देखने के लिए कि स्टेंट में कोई ब्लॉकेज आया है कि नहीं। कभी कभार अगर पेशेंट को बीच में कोई सिम्टम्स हो रहे हैं जहाँ उसकी सांस पहले से ज़्यादा फूल रही है, कोई और कारण नहीं मिल रहा है, तो हम ट्रीटमेंट जल्दी कर सकते हैं। ये करने का कारण ये है कि हम बार बार पेशेंट का एंजियोग्राफी नहीं कर सकते ये देखने के लिए कि उसको दोबारा तकलीफ आई है कि नहीं, या उसको स्टेंट में कोई तकलीफ आई है कि नहीं। बार बार एंजियो करना कम्बरसम भी है, कॉस्टली भी है, रिस्की भी है। तो वैसे केस में हम ट्रेडमिल करके देख सकते हैं, और ट्रेडमिल में अगर कुछ चेंजेस आए तो अपन एंजियो कर सकते हैं। हाँ, अगर पेशेंट को ऑलरेडी ईसीजी में या इको में सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो फिर ट्रेडमिल की आवश्यकता नहीं है, फिर आप डायरेक्ट एंजियो के लिए जा सकते हैं। पर अगर पेशेंट को कुछ पता नहीं चल रहा है, ईसीजी भी नॉर्मल आ रहा है, इको भी नॉर्मल आ रहा है, पर पेशेंट बोल रहा है कि उसको कोई तकलीफ हो रही है, या पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है लेकिन आप जांच करना चाह रहे हो कि स्टेंट ठीक चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब ईसीजी को दोनों ही लगभग सेम आ रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं है, कोई डिटोरेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर ट्रेडमिल आपकी मदद करेगा स्टेंट की कंडीशन और बाकी नलियों के ब्लॉकेजेस को भी असेसमेंट करने के लिए कि कुछ डिटोरेशन तो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सालों बाद भी यदि कोई पेशेंट नया सिम्टम लेके आता है, आप ईसीजी को करते हो, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो ट्रेडमिल आपको ये बता सकता है कि पेशेंट को कोई नया ब्लॉकेज तो नहीं आया, या स्टेंट में कोई नया तकलीफ तो नहीं आया, या उसी नली में कोई और ब्लॉकेज तो नहीं आया है। क्योंकि आप वैसे पेशेंट का भी हर साल 2 साल में एंजियो करके नहीं देख सकते कि ब्लॉकेज बढ़ा है कि नहीं, कि तकलीफ आई है कि नहीं। वैसे पेशेंट में भी आपको हर साल 2 साल में एक बार ट्रेडमिल करना पड़ेगा, और ट्रेडमिल से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो इसलिए कई बार जो लोग ट्रेडमिल नहीं कराते हैं उसमें कई बार चीज़ें इंपॉर्टेंट मिस हो जाती हैं। आप अगर पेशेंट को फॉलोअप के लिए नहीं बुलाते और पेशेंट सीधा 5-10 साल के बाद आता है, तो इस दौरान ऐसा चांसेस हैं कि उसको नया ब्लॉकेज डेवलप हो गया हो और वो नया ब्लॉकेज फिर उसको परेशान कर सकता है। तो वैसे पेशेंट में हर साल 2 साल में ट्रेडमिल करना, और खासकर अगर कोई नए सिम्टम्स हो तो ट्रेडमिल को करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रेडमिल रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के लिए भी मदद करता है, यानी कि ट्रेडमिल हमें ये बताएगा कि इस व्यक्ति को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस, हार्ट अटैक होने का चांस, मृत्यु होने का चांस, अरिथमिया होने का चांस, हार्ट फेलियर होने का चांस कितना है। जिन लोग का एक्सरसाइज कैपेसिटी अच्छा है, जिन लोगों को एक्सरसाइज के दौरान कोई रिदम चेंजेस नहीं हो रहे, एक्सरसाइज के दौरान कोई हार्ट गति नहीं बढ़ रही, सारे पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं, उनके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम है। और जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो वैसे लोगों को ओवरऑल प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इको की जो फाइंडिंग्स मिलती है, जो ईसीजी की फाइंडिंग्स मिलती है, वो डाउटफुल होती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि इको अवेलेबल नहीं होता, कॉस्टली मशीन आती है तो कई बार अवेलेबल किसी किसी गाँव में या जगह में नहीं होती है, या कई बार ऐसा होता है कि इको में विंडो बहुत अच्छी नहीं है कि आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा कि इंटरनल जो एरिया है वो कैसा है, या हार्ट का पंप क्षमता कैसा है। कम केसेस में होता है लेकिन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ट्रेडमिल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताता है, ओवरऑल पंप फंक्शन में सुधार हो रहा है कि नहीं, ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन ठीक है या नहीं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पेशेंट का ओवरऑल एक्सरसाइज कैपेसिटी कैसा है, और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कैसे हैं। यदि इको अवेलेबल नहीं है या इको में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वैसे केस में ट्रेडमिल आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और कई बार इको में अगर इक्विवोकल फाइंडिंग्स आ रही है कि आपको डाउट है कि कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है कि नहीं, लगभग पहले जैसी सिचुएशन है, तो वैसे केस में आपको ट्रेडमिल काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फंक्शन के बारे में भी, स्टैमिना और ब्लॉकेज के बारे में तो देता ही है, हार्ट के फंक्शन के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, और एफर्ट टॉलरेंस पेशेंट की कैसी है, इंक्रीज स्ट्रेस झेलने की हार्ट की कैपेसिटी कैसी है, ये भी पता चलता है। मान लीजिए एक्सरसाइज के बाद पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो रहा है, या मान लीजिए एक्सरसाइज के बाद बीपी बहुत बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, उसका हार्ट एफर्ट टॉलरेंस उतना अच्छा नहीं है। तो वैसे पेशेंट को आपको रिहेबिलिटेशन थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी हार्ट के फंक्शन के बारे में, हार्ट की लोड टॉलरेंस के बारे में और रिहेबिलिटेशन के बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप थेरेपी दे रहे हो उसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, वो भी देखने के लिए ट्रेडमिल को यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बोला, बार बार एंजियो करना फिजिबल नहीं है। तो मान लीजिए पेशेंट को आपने हार्ट फेलियर का थेरेपी दिया, हार्ट अटैक का थेरेपी दिया, पेशेंट बोल रहा है कि कंडीशन ठीक है, सेम है या बुरी है, जो भी है, वो सही बोल रहा है कि नहीं, उसके एक्चुअल में सुधार हो रहा है कि बिगाड़ हो रहा है, ये सारी चीज़ों को जानने में ट्रेडमिल हमारी मदद करता है। क्योंकि ट्रेडमिल में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि पेशेंट का स्टैमिना इंप्रूव हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है, पेशेंट का लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस कैसा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट को और ज़्यादा अग्रेसिव करने की ज़रूरत तो नहीं है, पेशाब बढ़ाने वाली जो आपने दवा दी अब उसका डोज कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो काफ़ी हार्ट फेलियर मेडिसिन के डोज टाइट्रेशन में, हार्ट अटैक की मेडिसिन के डोज टाइट्रेशन में आपको काफ़ी मदद मिलती है। इनफैक्ट मैं तो ये भी फॉलो करता हूँ कि जब 6-7 महीने के बाद हम हार्ट अटैक के बाद ट्रेडमिल करते हैं
और अगर वो काफ़ी अच्छा आ रहा है तो हम खून पतला करने की दवा का डोज भी उसके बाद ही कम करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि पेशेंट का सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब दोबारा हार्ट अटैक आने का चांस कम है, तो वहाँ पे हम डोज को कम कर सकते हैं। और वहीं अगर बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आ रहा है और ईसीजी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर मैं खून पतला करने की स्ट्रॉन्गर दवाई को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रखता हूँ, ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस थोड़ा कंपेरेटिवली कम हो, लॉन्ग टर्म मुसीबत आने का चांस कम हो, लॉन्ग टर्म हार्ट अटैक्स आने का चांस कम हो। तो काफ़ी दवाइयों के डोज टाइट्रेशन करने में, दवाइयों का रिस्पॉन्स जांचने में और फ्यूचर ट्रेंड्स को जांचने के लिए, फ्यूचर में दवाइयों के पैटर्न को कैसे रखना है, ये सारी चीज़ जानने के लिए भी ट्रेडमिल टेस्ट हमारी मदद कर सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट अटैक के पेशेंट में ट्रेडमिल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है, क्या हार्ट अटैक के पेशेंट में हम ट्रेडमिल कर सकते हैं, यदि करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है और क्यों ये ज़रूरी है, क्यों हम इसे अगर मिस आउट करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है। ये सारी चीज़ों पर हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है, क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है, कौन कौन सी बीमारियों में करते हैं हार्ट अटैक के और ब्लॉकेज के अलावा, ये सारे ही हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है। ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।